मेरा नाम नीलिमा है। माता पिता की मौत के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया, मगर वहाँ के माहौल से तंग आकर कुछ दिन बाद ही मैं रात के अंधेरे में भाग निकली। काम की तलाश में मैं एक फैक्ट्री में जा पहुंची, जहां मुझे मामूली सी सैलरी पर काम मिल गया था। जब मैनेजर राउंड पर आए और मुझसे मिले, तो मेरे कान की तरफ देखकर पूछने लगे कि ये कैसे कट गया है। मैंने कहा कि ये तो जन्म से ऐसा ही है। मैनेजर ठिठक गया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल से उन्होंने मेरा डीएनए करवाया, तो ये हकीकत सामने आई, मैं तो उस मैनेजर की सगी। मैं बस खामोशी से अपने सामने रखे दो शवों को देख रही थी। एक 12 साल की बच्ची, जिसके सपने अभी उड़ान भरने वाले थे, और उड़ान भरने से पहले ही उसके पर काट दिए गए थे। उसके माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए थे। ये है मेरी दुख भरी कहानी। मैं स्कूल से घर आई तो मेरे घर के सामने ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी, जिसे चीर कर मैंने अपने कदम घर में रखे थे। लेकिन अगला लम्हा मेरी मौत जैसा था। मेरे दोनों माता पिता मर चुके थे। मेरे सर से उनकी छत चली गई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं दहाड़े मार मार कर रोऊं और लोगों को बताऊं कि इस समय मेरी क्या कंडीशन है, मुझ पर क्या बीत रही है, मैं कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं अपने माता पिता को खोना तो नहीं चाहती थी। शायद कोई भी संतान अपने माता पिता को खोना नहीं चाहती, लेकिन जब ऊपर वाला माता पिता छीन लेता है, तब एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी थे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने बचपन में ही गुजार देना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता के शव के सामने बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती थी, आपके लाड प्यार में, आपकी मोहब्बत में। लेकिन मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जिनको बताना था, जिनको समझाना था, वो तो अपनी आंखें बंद कर चुके थे। वो इस दुनिया से ही रूठ कर भगवान को प्यारे हो गए थे। कुछ लम्हे के बाद एक औरत मेरे बराबर में बैठी थी और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि बेटी, इस तरह उदास नहीं होते। अपने माता पिता को एक बार और देख लो, क्योंकि कुछ देर बाद इनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। आगे फिर कभी तुम्हें तुम्हारे माता पिता देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि मैं अभी भी कुछ नहीं बोली थी। मेरे दिल को एक गहरा सदमा लगा हुआ था और मैं पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे जंजीर से बांध दिया है। मुझे पता था कि अगर मैंने एक बार भी उनका चेहरा देख लिया तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगी। दो चार औरतें और मेरे करीब आ गई थीं और मुझे थामते हुए बोली कि आओ बेटी, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता का चेहरा दिखा देते हैं। जबकि मैं दीवार को थामते हुए बोली कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत करिए, मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना। मेरी बात सुनकर वो औरतें मुझे देखते हुए कहने लगीं कि बेटा, हिम्मत रखो, और अगर अभी तुम अपने माता पिता की शक्ल नहीं देखोगी तो फिर सारी जिंदगी उनका चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी, और फिर बाद में बड़े होकर खुद को कोसोगी कि ये मौका तुमने अपने हाथ से जाने क्यों दिया। फिर ये मौका कभी दोबारा तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अभी कुछ देर में तुम्हारे माता पिता को ले जाएंगे। ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। अब उनका एक्सीडेंट हो गया तो इसमें तुम्हारी या ऊपर वाले की कोई गलती नहीं है। शायद उनकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी। यही उनका भाग्य था बेटा। उनकी बात सुनकर मैं फिर से इनकार में सर हिलाकर बोली, आंटी, सच तो ये है कि मैं उनको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। ये कहते ही मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा दिल मुट्ठी में लेकर बंद कर रहा हो, मेरी सांस कोई छीन रहा हो। मगर वो औरतें जबरदस्ती मुझे मेरे माता पिता के शव के पास ले आई थी। मेरी नज़र जैसे ही सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए अपने माता पिता पर गई, तो मेरी हालात ऐसे परिंदे की तरह हो गई थी जिसके पास पर तो मौजूद थे, लेकिन वो उड़ना भूल गया था। मैं चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी थी, पापा मम्मी उठो, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आप लोगों के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अगर आप मुझे छोड़ कर गए तो मैं कभी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकूंगी। मेरा सहारा तो आप लोग ही हो। पापा मम्मी, मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मत जाइए। मैं आसमान को देखकर रोई, भगवान जी प्लीज़ मेरे मम्मी पापा मुझे लौटा दीजिए। मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। मुझे तो घर संभालना भी नहीं आता और ना ही इन लोगों के बिना रहना आता है। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है।
मम्मी प्लीज़ उठो ना, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पापा, आप मेरी तरफ देखिए ना, सुबह को मुझे स्कूल कौन छोड़कर आया करेगा? लेकिन मम्मी पापा किसी को भी मेरी फ़िक्र नहीं थी। मैंने कहा, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूँगी। ये कहते हुए मैं फूट-फूट कर रोने लगी थी, लेकिन वो दोनों तो जैसे खामोश लेटे हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से लेटे रहे। उनके शरीर ने किसी तरह की भी कोई हरकत नहीं की। औरतें एक बार फिर से मेरे करीब आ गई थी और मुझे तसल्ली देते हुए बोली कि ऐसे मत हारो बेटी, हिम्मत हिम्मत करो। लेकिन मैं उनके हाथ झटक कर बोली कि मुझे ये हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे उनके साथ रहना है। उनके बिना उनके बिना तो मुझे एक लम्हा सांस भी नहीं आती है। ये दोनों कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मम्मी पापा, कुछ तो मेरा ख्याल कीजिए। एक बार अपनी बेटी की तरफ देखिए तो सही, आपकी लाडली बेटी कितना रो रही है। आपके बिना आपकी बेटी अधूरी है। मैं वादा करती हूँ अपने सारे काम खुद किया करूँगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। टाइम पर सो जाया करूँगी, मोबाइल भी नहीं चलाऊँगी। होमवर्क भी टाइम पर ही किया करूँगी। आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ मम्मी पापा, आप जाग जाइए ना। मैं आप लोगों के बिना मर जाऊँगी। मुझे आप लोगों के बिना जीना नहीं आता। ये दुनिया मुझे नोच खाएगी। मम्मी, आपने तो कहा था कि अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं होते तो औलाद की तकलीफ कोई नहीं सुनता, बल्कि दुनिया वाले मिलकर उनको और भी तंग करते हैं। अब मेरा क्या होगा? मुझे भी सब तंग किया करेंगे और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। छोटी सी उम्र में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई थी। मैंने ज़िंदगी को बहुत सीरियस तरीके से जिया था। मैं उन बच्चों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो इस उम्र में बचपन रखते हैं, बल्कि मैं कम उम्र में ही इतनी समझदार हो गई थी कि अक्सर मेरे माता पिता कहते थे कि तुम बड़ी होकर कोई साइंटिस्ट बनोगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी से ही बहुत चलता है। तुम्हारी बातें बिल्कुल बड़ों जैसी होती हैं। तुम हमेशा समझदारी वाली बातें करती हो। पापा तो कहते थे कि कभी-कभी मैं तुम्हारी बातें सुनकर हैरानी रह जाता हूँ कि समय से पहले मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है, जबकि मैं हमेशा उनकी बातों पर मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज मुझे ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग आ गए थे और मेरे मम्मी पापा के शव को कंधे पर उठाकर ले गए थे। मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं उन दोनों की अर्थी थामकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मम्मी पापा प्लीज उठ जाइए। फिर वक्त गुजरता गया और हम लोग शमशान घाट पहुंचे थे। शमशान घाट में भी मुझे मोहल्ले की औरतें तसल्ली दे रही थी। मेरे माता पिता का कोई बेटा नहीं था, ले देकर उनका सब कुछ मैं ही थी। इसलिए मैंने ही अपने हाथों से उन दोनों की चिता को आग लगाई थी। मैं उन दोनों के चले जाने के बाद बुरी तरह से रो रही थी कि अब आप लोग चले गए हैं, आपके बिना घर कौन चलाएगा? मम्मी, नहीं, आप नहीं जाएंगी। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, अपने माता पिता को पुकार रही थी। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन मेरी तकलीफ किसी ने नहीं देखी थी और मेरे माता पिता की शव को मैंने अपनी आंखों से जलते हुए देखा था और अपने हाथों से उनकी चिता को आग दी थी। मैं जानती थी कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर जब शमशान घाट से सब लोग मुझे घर लेकर आए तो मैं घर के दरवाजे से लग गई थी और काफ़ी देर तक रोती रही, चिल्लाती रह गई। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो मुझे समझ सकता था, मुझे थाम लेता। मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। मैं रोशनी में खड़ी थी, लेकिन जब से मेरे माता पिता मेरे घर से गए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही अंधेर हो गई है। हर तरफ अंधेरा छा गया। मेरे सर पर छत नहीं रही। एक खुले आसमान के नीचे मुझे फेंक दिया गया। फिर सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी अपने अपने घर को चले गए और वक्त गुजरता गया। मम्मी पापा की मौत को आज पूरा एक हफ्ता बीत गया था। मेरे कुछ रिश्तेदार इस घर में मेरे साथ थे, लेकिन उनका होना न होना बराबर था। माता पिता के बिना हर रात मुझे डरा रही थी। घर के हर कोने से मुझे अपने माता पिता की याद आ रही थी। आज पूरे एक हफ्ते के बाद हमारा पूरा खानदान हमारे घर में बैठा हुआ था और मैं उनके बीच में किसी आरोपी की तरह बैठी हुई थी। मेरे बड़े चाचा जी मेरे बड़े ताऊ जी को देखते हुए बोले कि देखो भाई, मेरी अपनी 3 औलाद है। अगर मैं इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरे घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? वैसे भी पाई पाई जोड़कर मैं अपने बच्चों की फीस भरता हूँ, घर में राशन भी रोज का डालता हूँ। मैं कैसे एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लूंगा? अगर मैं इसको सरकारी स्कूल में पढ़ाता भी हूँ तो भी मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक जिंदगी है और वैसे भी ये कौन सा अभी
वो अभी अपने शब्द पूरे करते, इससे पहले ही मेरे बड़े ताऊजी मेरे चाचा जी को आंखें दिखाते हुए बोले, खामोश रहो, इस बात को सामने लाने से मना किया था ना, खामोश रहो और अपनी जुबान को बंद रखो। ये बात उन्होंने क्यों कही थी, कि किस वजह से बोली थी, मुझे ये तो नहीं पता था। बड़े ताऊजी अब छोटे ताऊजी को देखने लगे थे। उन्होंने भी हाथ बुलंद कर दिए थे और साफ साफ शब्दों में बोला था कि देखो भैया, इस तरह बच्चों में फ़र्क आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की औलाद को अपने घर लाकर उसे तकलीफ दूं। हमारी औरतें बाहर की आई हुई हैं, उनको हमारे परिवार की व्यवस्था के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो वो भी कभी इस बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाएंगी जो एक माँ से मिलता है, बल्कि उल्टा इस पर जुल्म ही करेंगी। तो बेहतर यही है कि हमें कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। और जिस तरह छोटे ने कहा है कि ये हमारे परिवार की, वो भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे जब बड़े ताऊजी ने उन्हें भी टोक दिया था और कहा था कि मैं मना कर रहा हूँ ना कि ये बात कोई भी मत करो, तो फिर बार बार क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तुम लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, हमें कोई एक फैसला लेना होगा जो किसी पर भी भारी न लगे। न मैं इस बच्चे को गोद ले सकता हूँ और न तुम दोनों ले सकते हो। और रही हमारी बहन की बात, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो दूसरे परिवार की है। इसलिए हमें कोई एक ऐसा फैसला करना है जो इसकी ज़िंदगी के लिए आसान हो जाए। यह हमारे भाई की बेटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, इसके पीछे हमारे भाई का नाम लगता है, तो अब हमें हैसियत से इसके बारे में सोचना है। बड़े ताऊजी आगे कुछ कहते, इससे पहले ही छोटे चाचा जी की पत्नी बोली थी कि देखिए भैया जी, अगर हम इस हैसियत से सोचेंगे तो हम तीनों को ही चाहिए कि कोई इसको एक गोद ले ले, और अगर हम अपनी हैसियत थोड़ी कम करके सोचेंगे तो हम बेहतर तरीके से फैसला ले सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं कोई खुदगर्जी की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही इसमें मेरा कोई अपना फ़ायदा है। मैं चाहती हूँ कि हम सब सुकून से रहें। ये भैया की बेटी थी, हम सब के लिए प्यारी है, अहमियत रखती है, मगर हम इसको अपने साथ नहीं रखते क्योंकि हम तीनों ही बच्चों वाले हैं और नंद के हवाले इस बच्ची को करना ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे पास एक बेहतरीन सुझाव है, अगर आप सब चाहें तो इस पर ध्यान दे सकते हैं, वरना आप लोगों की मर्जी है कि आगे आप लोगों को क्या करना है। मैं तो चाहती हूँ कि इस लड़की को अनाथ आश्रम भेज दिया जाए। वहाँ पर काफ़ी अनाथ बच्चे रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बन जाती हैं तो फिर इसकी भी बन जाएगी, ये भी वहाँ पर सलामत रहेगी। वक्त गुजरता रहता है, 18 साल की उम्र होने के बाद वो लोग इनको आज़ाद कर देते हैं और जब ये भी 18 साल की हो जाएगी तो हम में से कोई भी इसे ले आएगा और फिर हम तीनों मिलकर इसकी शादी करवा देंगे। बीच बीच में इससे मिलते भी रहेंगे, इसके हालचाल पूछते रहेंगे, उसको भूलेंगे भी नहीं। इस तरह अनाथ आश्रम में रहकर इसकी अच्छी परवरिश भी हो जाएगी और हम सभी लोग इसकी तरफ से बेफिक्र भी रहेंगे और फिर आने वाले सही समय पर इसकी शादी सब मिल बांट कर देंगे। इस तरह किसी एक पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। आखिर इसे यहाँ घर में भी तो अकेला नहीं छोड़ सकते ना। दुनिया वाले बातें बनाएंगे कि इतने रिश्तेदार होते हुए भी किसी ने इसे अपने साथ नहीं रखा। जब ये अनाथ आश्रम चली जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब बताइए कि मेरा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा? बोलिए, आगे अब क्या करना है? चाची की बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा कलेजा नोच लिया हो। कोई इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता था? मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, किसी भी औलाद का उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं होता। मैं आसमान को देखने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि दहाड़े मार मार कर रोऊं और अपने मम्मी पापा से शिकायत करूं कि क्या ज़रूरत थी आप लोगों को इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाने की। मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? अगर इतनी ही जल्दी इस दुनिया से विदा होना था तो मुझे इस दुनिया में लाए ही क्यों थे? मुझे पैदा ही क्यों किया था? कम उम्र में मुझे अनाथ करने के लिए या इन मतलबी रिश्तेदारों के आगे छोड़ने के लिए? कुछ लम्हे के बाद बड़े ताऊजी, छोटे चाचा जी और छोटे ताऊजी ने मिलकर मेरे लिए फैसला ले ही लिया था। उन सभी को चाची की बात सही लगी थी। उन्होंने कहा कि इसी में भलाई है। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल में है, हम एक और जिंदगी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये अनाथ आश्रम में रहें और खुश रहें। उन लोगों ने फैसला लेकर मेरी तरफ देखा था। वो कुछ कहते इससे पहले ही मैं थककर बोली थी, मुझे आप सभी का फैसला स्वीकार है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, सबसे दूर रहना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोगों को देखूंगी तो मुझे मेरे माता पिता की याद आएगी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब और तकलीफ उठा सकूं। और कहीं ना कहीं ये बात भी हकीकत पर बनी थी।
जब से चाचा जी, बड़े ताऊजी और छोटे ताऊजी आए थे, मुझे बार बार मेरे पापा की याद आ रही थी। उन लोगों की शक्ल आपस में बहुत मिलती थी। कुछ देर के बाद चाची और मेरे दोनों ताई जी मेरे कमरे में आई थी और मेरा सामान पैक करने में मेरी मदद करने लगी थी। साथ ही साथ मुझे ये भी समझा रही थी कि बेटा, वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करना, जिस तरह के वहाँ के नियम हों उसी तरह से चलना। देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी अब खुद बनानी है। तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो तुम्हें अपने आप को अब खुद संवारना होगा। हम पर बोझ बनने से बेहतर है कि तुम खुद के लिए कुछ करो। मगर मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं खामोशी से सब कुछ सुनती रही थी। अपने कपड़े, ज़रूरत का सामान वगैरह पैक करके मैं बाहर आ गई थी। मेरे घर को मेरी आंखों के सामने ताला लगाया जा रहा था। एक चाबी मुझे दे दी गई थी जो हमेशा के लिए मेरे पास रहने वाली थी, और एक चाबी मेरे बड़े ताऊजी ने अपने पास रख ली थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे माता पिता का सामान, तुम्हारा सामान और ये घर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ही रहेगा, और तुम्हारी शादी के समय हम ये सब कुछ बेचकर तुम्हें खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन देखो, हम तुम्हें रख नहीं सकते और अकेले तुम्हें इतने बड़े घर में छोड़ नहीं सकते। वो लोग मुझे बेवजह की तसल्लियां दे रहे थे, जबकि मेरा दिल बार बार मुझसे ये बात कह रहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये लोग मेरा घर बेचकर खा जाएंगे। कम उम्र में ही मुझे इतनी समझ ज़रूर थी कि दुनिया पैसों के पीछे भागती है, और ये सब भी पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि अगर हम कभी चले भी जाएं तो ये घर तुम्हारा होगा, लेकिन आज मुझे ये समझ आ रहा था कि अब ये घर मेरा नहीं है, बल्कि ये घर मेरे पापा के रिश्तेदार नोच कर खाने वाले हैं। मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा था। ताऊ जी और चाचा जी मुझे लेकर अनाथ आश्रम की तरफ बढ़ गए थे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और मुझे वहाँ किस तरह रहना है, वहाँ के कौन से नियम मुझ पर लागू होंगे। बस मुझे इतना पता था कि अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चे रहते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, और अगर कोई रिश्तेदार होता भी है तो वो उसे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चला जाता है। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो लोग मुझे एक अनाथ आश्रम में ले आए थे। सामने खड़े होकर मैंने इस बिल्डिंग को हसरत भरी नज़रों से देखा था। काश मैं यहाँ नहीं आती, काश मेरे माता पिता आज जिंदा होते। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कोई काश हमेशा काश ही रह जाते हैं। मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ किया था। चाचा जी और ताऊ जी के साथ अंदर बढ़ गई थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं अपनी कंडीशन किसी को समझाने के लायक नहीं थी। मेरी नज़र फौरन दाएं तरफ गई थी, जहां पर कई लड़कियां मुझे जाली पकड़ी खड़ी नजर आ रही थी। मैं भी कुछ समय के बाद वहीं पर खड़ी होने वाली थी। यह एहसास मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। एक 12 साल की बच्ची जिसने कई सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थे, जिसने कई तरह की मंजिलें अभी पार करनी थी, वो एक ऐसी जगह में खड़ी हुई थी जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। मैंने गहरी सांस ली थी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस चले गए थे। वहाँ पर मेरे बारे में सारी डिटेल उन लोगों ने ले ली थी और मेरा सामान वगैरह लेकर ताऊ जी और चाचा जी से कुछ सिग्नेचर करवाए थे। उन लोगों के बीच में क्या बात हो रही थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस खिड़की के पास खड़ी हुई थी और इस बड़े से लॉन को देख रही थी जहाँ अब मेरा भविष्य छुपा हुआ था। थोड़ी देर के बाद ताऊ जी और चाचा जी मेरे करीब ही आकर खड़े हो गए थे। वो दोनों मुझसे कुछ कहते, इससे पहले ही मैं सीरियस होकर बोली थी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे दिलासा देने की या फिर मुझे कुछ भी समझाने की। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं आपकी बहलाई हुई बातों में आ जाऊँ। मैंने अपने माता पिता को खोकर इस दुनिया को समझ लिया है। जब माता पिता मर जाते हैं तो सारे रिश्तेदार भी मर जाते हैं। मैं हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप लोग चले जाइए, आप लोगों का काम पूरा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पलटकर तक नहीं देखते। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और चाचा जी बोले कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम हमसे नाराज़ हो, लेकिन देखो हम बेबस हैं और हमारे भी अपने बच्चे हैं। अभी वो अपने शब्द पूरे करते, इससे पहले ही मैं पलटी थी और सामने खड़े यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हुए बोली, सर, क्या आप मुझे उन लड़कियों के पास पहुँचा सकते हैं जिनके साथ अब मुझे रहना है, और मुझे मेरी जगह भी बता दीजिए। मेरे शब्द बेहद सीरियस थे। मैं किसी से भी ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहती थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर हाँ में हिला दिया था और इंटरकॉम उठाकर किसी वैशाली नाम की औरत को बुलाया था। कुछ लम्हे के बाद एक औरत आ गई थी। वो काफ़ी सेहतमंद औरत थी।
उसकी रंगत काली थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। एक लम्हे के लिए इस औरत को देखकर न जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हुई थी, मगर मैंने अपनी घबराहट को कहीं अंदर ही अंदर छुपा लिया था। मेरी आदत में शामिल था कि इतनी कम उम्र के होने के बावजूद भी मैं अपना डर, अपनी घबराहट, अपनी तकलीफ अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मेरे सारे जज्बात अपने अंदर ही कहीं छुपा लेती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। एडमिनिस्ट्रेशन सर इस औरत को देखते हुए बोले, वैशाली, इस बच्ची को ले जाओ, ये नई लड़की आई है। उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा था और फिर सर हाँ में हिलाकर बोली, आ जाओ बेटा, मेरे साथ चलो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। न जाने क्यों मैंने कांपते हुए हाथों से चाचा जी का हाथ थाम लिया था। वो मुझे देखते हुए बोले कि डरो मत नीलिमा, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, जाओ, चली जाओ तुम उनके साथ। जबकि मैंने अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया था और सर हाँ में हिलाकर बोली थी, जी चलिए। मुझे अपना एक एक कदम बेहद भारी महसूस हो रहा था। मैं इस औरत के करीब पहुंची तो वो मेरा हाथ पकड़कर हल्की सी मुस्कुराहट से बोली कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ पर कई सारी लड़कियां ऐसे ही आकर घबरा जाती हैं, मगर तुम तो काफी समझदार बच्ची लग रही हो। मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया था। वो औरत मुझे अपने साथ लेकर सीधा अंदर की तरफ बढ़ गई थी। मैंने सिर्फ एक बार पीछे पलटकर अपने चाचा जी और ताऊ जी को देखा था और फिर वापस अपना सर आगे की तरफ घुमा लिया था। मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे दिल गले के रास्ते से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, मुझे साफ तौर पर महसूस होने लगा था जैसे मुझे किसी जंजीर में जकड़ा जा रहा है। वो औरत मुझे अंदर लेकर आ गई थी, बड़े से रास्ते में जिसमें जगह जगह छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। वो मुझे बड़े हॉल में लेकर आई थी जहां मेरी उम्र की ही कई सारी लड़कियां बैठी हुई थी। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सारी की सारी लड़कियां मुझे देखकर खड़ी हो गई थी। सबके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था, मगर मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरे चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। वो औरत मुझे लेकर अब अंदर दाखिल हो गई थी और बीच में खड़ी होकर तेज आवाज में बोली थी कि लड़कियों देखो, ये नई लड़की आई है, इसको यहाँ के नियम वगैरह अच्छी तरह से समझा देना। और बिंदिया, वो सबसे बड़ी लड़की को देखते हुए बोली थी कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। अगर इसने कोई भी गलती की तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, तुम्हें ही सजा मिलेगी। मैं अब जा रही हूँ, मुझे आराम करना है। ये कहते ही वो औरत चली गई थी, जबकि मैं सबको अजनबी नजरों से देखने लगी थी। एक लड़की मेरे करीब आकर कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर कौन छोड़ कर गया है और अब तुम कब तक यहाँ रहोगी। उसके शब्दों में डर ही डर था। मेरी नज़र अचानक उसके बाजू पर गई थी जो उसकी आधी आस्तीन से छलक रहा था। वहां से ऐसा लगता था जैसे वहां एक बड़ा जख्म था, जिसे देखकर लगता था कि उसके बाजू पर जैसे किसी ने रॉड लगाई हो, वो भी गरम, जिसका निशान अभी तक उसके हाथ पर मौजूद था। मैं उसके बाजू को देखते हुए बोली कि तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ, क्या यहाँ कोई जख्म हुआ है। मेरी बात सुनकर उसने सर हाँ में हिला दिया था और बोली, इस बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, पहले तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। बाकी लड़कियां भी अभी मेरे करीब ही आकर खड़ी हो गई थी। उन सभी लड़कियों की संख्या लगभग 25 के करीब थी। मैं धीमी आवाज में बोली, मेरे चाचा जी और ताऊ जी मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं, इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता की मौत हो गई और वो लोग मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मेरा अपना घर है, लेकिन मुझे पता है अब मेरे माता पिता के घर को मेरे पिता के रिश्तेदार गिद्धों की तरह नोच खाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ फेंक दिया गया है। मैंने कहा, तो ये थी मेरी कहानी। मैंने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, फिलहाल अब तुम बताओ, तुम्हारे बाजू पर ये निशान कैसा है। अभी मैं आगे कुछ और कहती जब अचानक वो बड़ी लड़की मेरा हाथ थामकर बोली, चलो, तुम्हें ऊपर बुलाया है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था और बोली, क्यों, ऊपर क्या है। सारी लड़कियों का चेहरा अचानक ही बुझ गया था। वो सब उसको देखते हुए बोली कि बिंदिया, रहने दो, तुम बात करो, तुम्हारी तो यहाँ सुनी जाती है। ये बेचारी अभी नई है, ये कल इस रस्म को निभा लेगी, इसको आज के लिए तो छोड़ ही दो। प्लीज आज इसके साथ ऐसा मत करो, इसके माता पिता भी मर गए। जबकि वो बिंदिया नाम की लड़की लापरवाही से बोली कि इसके ही नहीं बल्कि हम सबके माता पिता मर चुके हैं, तभी तो हम यहाँ पर रह रहे हैं। ये रस्म है और इसको निभाना ही होगा। अगर इस लड़की के रहते हुए यहाँ पर किसी को नुकसान होगा तो मैं इसकी भलाई ही चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ।
बेहतर होगा कि तुम सब खामोश रहो। ये कहकर वो मुझे लेकर आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं इस बड़ी लड़की को हैरानी से देख रही थी। मैं अभी कुछ कहती, इससे पहले ही वो बोली, सुनो लड़की, यहाँ पर रहना है तो यहाँ के कुछ उसूल हैं। अगर तुम इन उसूलों की पाबंदी करोगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर नहीं करोगी तो फिर सबसे उलझती रहोगी। तुम इतना याद रखना कि अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी करोगी। तुम्हें जो लोग यहाँ पर छोड़ कर गए हैं वो जिंदगी में अब दोबारा कभी तुमसे नहीं मिल पाएंगे। अगर वो मिलने आए भी तब भी उन्हें तुमसे नहीं मिलने दिया जाएगा। यही यहाँ का सबसे बड़ा उसूल है। जो लड़की एक बार यहाँ आ जाती है, या तो 18 साल की होने के बाद वो इस नर्क से निकल सकती है, या फिर मरकर यहाँ से निकल सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को संभाल लेना। उसकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने देखा था कि बाकी सारी लड़कियां मेरे लिए बहुत परेशान थीं, मगर क्यों, ये मैं नहीं जानती थी, और ना ही मैं इस लड़की की बात का मतलब समझ सकी थी। फिलहाल वो मुझे अपने साथ लेकर ऊपर जा रही थी और मैं खामोशी से उसके साथ ऊपर जाने लगी थी। हम लोग अभी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों में अब जंजीरें लपेटी जा रही हूँ। वो मुझे एक कमरे में ले आई थी जहाँ पर सिर्फ एक टेबल और 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। वो मुझे एक कुर्सी पर बिठाते हुए बोली कि थोड़ी देर के बाद एक औरत आएगी, जो भी वो तुमसे कहे तुम उसे चुपचाप कर लेना। अगर तुमने उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश भी की तो याद रखना, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। उसने कहा, मेरी बात समझ रही हो ना? मैंने बस हाँ में गर्दन हिला दी थी, लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मैंने जवाब में तो कुछ नहीं बोला था। वो मुझे वहीं अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी ने कैद कर दिया हो। लगभग आधे घंटे के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और वही औरत अंदर दाखिल हुई थी जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से लेकर आई थी। उन्हें देखकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। इस कमरे में बहुत धीमी सी रोशनी थी। इसलिए इस औरत को देखकर न जाने क्यों मुझे और भी डर लगने लगा था। वो लड़की मुझे देखते हुए बोली, ए लड़की, बिंदिया तुम्हें यहाँ के नियम बताकर चली गई है ना? मैंने सर हाँ में हिला दिया था और उनको देखते हुए बोली कि जी हाँ, उन्होंने मुझे बस इतना बताया है कि 18 साल के होने के बाद मुझे यहाँ से भेज दिया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर मुझसे जो भी मिलने आएगा, मुझे उसकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी और ना ही मुझे वो देख पाएंगे। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई थी और बोली, बेवकूफ़ है वो लड़की। उसको कहा था कि तुम्हें उसूल बताए, लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब ये तुम्हारी परेशानी है कि तुम बिना जाने सब कुछ बर्दाश्त कैसे करोगी। ये कहते ही उसने बाहर मौजूद इंसान को तेज आवाज में पुकारा था, रमेश, ले आओ, लड़की तैयार है। कुछ लम्हे के बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ था। उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स था। उसे उसने सामने लाकर रख दिया था। वो औरत हल्का सा मुस्कुराई और मुझे देखते हुए बोली, यहाँ का ये एक उसूल है कि यहाँ पर रहने वाली हर लड़की के बाजू पर एक निशान दिया जाता है ताकि पता चल सके कि वो इस अनाथ आश्रम की है। ये उसकी एक तरह की पहचान होती है। बात सुनकर मैंने हैरान होकर उसे देखा था। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। जब अचानक इस औरत ने इस बॉक्स को खोला था तो अंदर एक लाल रंग की रॉड मौजूद थी जो अंगारे की तरह लाल हो रही थी। उसे किसी चीज़ पर बुरी तरह से गर्म किया गया था। अभी मैं उसे देखकर कुछ कहती, इससे पहले ही इस औरत ने उसे एक लोहे की चीज़ से पकड़ा था और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली कि अपना बाजू ऊपर करो, यहाँ तुम्हें निशान दिया जाएगा जिससे पता चलेगा कि तुम इस अनाथ आश्रम की हो, ताकि आगे जाकर हम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उनकी बात सुनकर तो मैं तड़प कर बोली थी, लेकिन मेरा हाथ जल जाएगा। मुझे ये सब देखकर डर लग रहा था। मैंने कहा, आप मेरे साथ ये सब करना क्यों चाह रही हैं? वो बोली, यहाँ की परंपरा यही है। अब इस परंपरा के आगे ना कुछ चल सकता है और ना ही पीछे हट सकता है। बेहतर यही है कि अपना बाजू दिखाओ और जल्दी से अपने बाजू पर निशान बनवाओ। उनकी बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं थर थर कांप रही थी। मैं इस औरत को देखते हुए बोली कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। भगवान के लिए, मुझे बहुत तकलीफ होगी। अब मुझे समझ आया था कि नीचे जो उस लड़की के बाजू पर निशान था वो आपने ही दिया है। मैं आगे कुछ कहती पहले ही उसने बिना मेरी आस्तीन ऊपर किए मेरे बाजू पर उस लाल रंग की रॉड को लगा दिया था। मेरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई थी। मैं पूरी तेजी के साथ चिल्लाई थी, इतनी तकलीफ आज से पहले मुझे कभी नहीं हुई थी।
मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं दर्द से तड़प रही थी और मैं चीखते चीखते वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। मुझे मेरा बाजू टूटता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर तक जलन महसूस हो रही थी। वो औरत मेरे बाल मजबूती से पकड़कर चीखते हुए बोली कि बेहतर होगा कि अपनी आवाज़ को अपने अंदर तक ही रखो। तुमसे पहले भी यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, उन सब के मुंह बंद कर दिए गए थे। अब तुम्हारा मुंह खुला रखा है, तो अपनी आवाज़ को अंदर रखो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक होगा। इस औरत की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरी आंखों से अभी भी टिप टिप आंसू बह रहे थे। वो औरत कमरे से तो चली गई थी, जबकि मैं वहीं ज़मीन पर लेट चुकी थी। कुछ लम्हे के बाद बिंदिया कमरे में दाखिल हुई थी। मैं अभी कुछ कहती, इससे पहले कि वो मेरे बाजू को दवाई लगाते हुए बोली, ठीक हो ना, और ना ही यहाँ पर रोना धोना करो। ये आंसू बचाकर रखो, आगे तुम्हारे काम आएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। एक लम्हे के लिए मैं अपनी जलन भूल गई थी। वो मुझे खड़ा करते हुए बोली कि यहाँ पर आने वाली लड़कियां अनाथ आश्रम में नहीं, बल्कि किसी नर्क में आ जाती हैं। यह अनाथ आश्रम तो सिर्फ एक दिखावा है, बल्कि यहाँ तो एक ऐसा नर्क है जहाँ पर लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, और अब तुम्हारे इस नर्क में स्वागत है। ये कहते ही वो मुझे वापस नीचे लेकर आ गई थी। मैं अभी भी तकलीफ से पागल हो रही थी। मुझे देखते ही काफ़ी सारी लड़कियां मेरे पास आ गई थी और मुझे समझाते हुए बोली कि हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा पहला जख्म है, अपने आप को संभालो। यहाँ रोना धोना मचाओगी तो वो वार्डन तुम्हें और तकलीफ देगी। प्लीज़ तुम खुद को संभालो, क्योंकि अपना ख्याल तुम खुद ही रख सकती हो। उन लोगों की बातें मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मैं सिर्फ और सिर्फ खामोशी से इन सारी लड़कियों के चेहरे को देख रही थी, जो सब उदासी महसूस कर रही थी। मैंने कुछ भी कहे बिना आंखें बंद कर ली थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और मेरे पिता का चेहरा आ रहा था। मेरे दिल से आह निकल रही थी कि काश मेरे रिश्तेदार, मेरे खानदान वाले मेरे साथ ऐसा न करते। काश मुझे कोई अपना लेता, काश मुझे कोई इज्जत से अपने घर में रख लेता, तो मुझे इस नर्क में नहीं आना पड़ता। मैं अपनी आंखें बंद करके अभी लेटी ही थी, जब अचानक वही लड़की मेरे पास आई थी और मुझे झंझोड़ते हुए बोली कि जल्दी से उठो, वो वार्डन आ रही है तुम्हारा हाथ देखने के लिए। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखा था, और कब मैं बेहोश हुई थी मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं इतना जानती नहीं थी कि अपनी तकलीफ के बाद भी और ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर पाती। मेरी आंखें रात के समय खुली थी। मैं एक मेडिकल रूम में थी। मैं घबराकर बैठ गई थी। मेरे बाजू की आस्तीन गायब थी और वहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं अभी बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक लेडी डॉक्टर अंदर आई थी। मैं अभी उससे कुछ कहती, इससे पहले ही वो मुझे देखते हुए बोली, कैसा महसूस कर रही हो बेटा? तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही है ना? मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बहुत घबराई हुई थी, बस सर हाँ में हिला दिया था। तो वो बोली, चलो अब आ जाओ डाइनिंग रूम में, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जी बोलकर बिस्तर से उतर गई थी और सीधा डाइनिंग रूम में आ गई थी। वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी और काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी हुई खाना खा रही थी। मैं भी खामोशी से कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। जब अचानक मैं खाने के करीब खड़ी हुई, तो उस औरत ने मुझे देखकर तेज़ आवाज़ में कहा था, यहाँ तुम्हारे नौकर मौजूद नहीं है, जो तुम्हें खाना तुम्हारे करीब तक लाकर देंगे। कुर्सी पर बैठो और खुद खाना खा लो। मैंने सर घुमाकर देखा तो वो औरत भी वार्डन की तरह ही थी। मैं खामोशी से उठी थी और उनके पास चली गई थी, जब वो मुझे आधे चावल और एक पतली दाल का कटोरा पकड़ाते हुए बोली, बस जितना भी खाना है यही है, इसके आगे दोबारा नहीं मिलेगा, इसी में गुजारा करना होगा। जबकि मैं जी बोलकर वापस अपनी कुर्सी और टेबल पर आकर बैठ गई थी। वैसे तो खाना काफ़ी था, इसीलिए दोबारा लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। खाना खाने के बाद जब मैं उठकर अंदर जाने लगी, तब एक बार फिर वो औरत मेरे ऊपर चिल्लाई थी, ए लड़की, प्लेट कौन धोएगा? जबकि मैं खामोशी से उठकर किचन की तरफ चली गई थी और वो दोनों प्लेट धोकर वापस उसी हॉल में आ गई थी, जहाँ पर अब लड़कियां ज़मीन पर लेटकर सोने की तैयारी कर रही थी। मैं वहीं पर कोने में जाकर लेट गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और अपने मम्मी पापा बहुत याद आ रहे थे। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और हर कोई मुझसे पराया लग रहा था। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी जब बिंदिया मेरे पास आकर लेट गई थी और धीमी आवाज़ में बोली कि मुझे माफ़ कर देना नीलिमा, मैं तुम्हें बिना बताए वहाँ पर ले गई थी। मैंने जितनी भी लड़कियों को अभी तक इस बारे में बताया था, वो जाती ही नहीं थी
और फिर उन्हें मार मार कर वार्डन अपने साथ ले जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें भी वो लोग मारना शुरू कर दें, इसलिए मैं तुम्हें खामोशी से ले गई थी कि जो भी होना है उसी कमरे में हो। ये रॉड तो हर लड़की के ज़रूर लगाई जाती है और जो नहीं लगवाती उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। अब जब तक तुम यहाँ पर हो, खुद को मजबूत रखना। तुम्हारी जैसी लड़कियां जान की बाजी हार जाती हैं। तुम्हारी जैसी 2 लड़कियों की इस अनाथ आश्रम में मौत हो चुकी है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बस तुम्हें हकीकत बता रही हूँ, ताकि तुम अपने आप को हर चीज़ के लिए मजबूत बनाकर रखो, और अगर खुद को मजबूत नहीं कर सकती तो यहाँ से भाग जाओ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था और रोती हुई आवाज़ में बोली थी, मैं क्या करूँगी? मैं अगर यहाँ से भाग जाऊँगी तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर कम से कम मैं रह तो रही हूँ, तकलीफ में ही सही। मेरे पास छत तो है, मुझे खाना तो मिलता है, लेकिन यहाँ से निकलकर मैं कहाँ जाऊँगी? छत भी नहीं है और भूखी भी मरूंगी। मेरे लिए जो भी जगह है वो यही है और मुझे जैसे तैसे यहीं पर गुजारा करना है। मेरी बात सुनकर उसने मेरा कंधा थपथपाया था और मेरे पास से खड़े होते हुए बोली, तो फिर अपने आप को मजबूत कर लो हर तकलीफ सहने के लिए। इस तरह से रोना, बेहोश हो जाना परेशानी का हल नहीं है। ये मामला दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे साथ होते रहेंगे। अब तुम्हें ये लोग छत पर ले जाएंगे और तुम्हारी कीमत लगाई जाएगी। अब अपने आप को एक और परीक्षा के लिए तैयार कर लो। ये कहकर वो चली गई थी, जबकि मैं उसको हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी कि वो क्या कहकर गई है। कौन सी कीमत, कौन सी परीक्षा? मैं इस लड़की के पीछे जाना चाहती थी, इससे पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। लेटे लेटे मैं कब सो गई थी मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ फैला हुआ था। जो नई आई लड़कियां थीं वो एक कोने में बैठी हुई काफ़ी सहमी हुई थी। बिंदिया मेरे पास आई थी और मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें अभी थोड़ी देर के बाद पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए जाएंगे, वो पहन लेना और वही पहनकर ऊपर छत पर जाओगी। थोड़ी देर में मेहमान भी आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मैं फौरन बोली, तुम मुझे कुछ बोलकर गई थी कल, परीक्षा, कीमत, कुछ इसी बारे में। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। देखो, रॉड वाली बात तुमने मुझे नहीं बताई और मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, मगर कम से कम अब तुम मुझे ये तो बता दो कि आखिर ये क्या माजरा है। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रही थी और फिर मेरा हाथ थामकर एक कोने में बैठ गई थी और मुझे देखते हुए बोली कि देखो नीलिमा, ये सच्चाई बहुत कड़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर आने वाली लड़कियाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाती हैं। मतलब उनका बाहर की दुनिया से कोई भी संबंध नहीं रहता। जब तुम भी 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा, जहाँ हमारी ट्रेनिंग की जाती है, ताकि आगे जाकर हम बड़े आदमियों को खुश कर सकें। मतलब आज रात जो लोग तुम्हें खरीदेंगे, जो सबसे ज़्यादा तुम्हारी कीमत लगाएगा, बड़े होने के बाद तुम उसी के हवाले कर दी जाओगी और फिर वो तुम्हें जिस देश भेजना चाहे भेज देंगे। वहाँ जाकर तुम अपने मालिक, मतलब जो इंसान तुम्हें खरीदेगा, उसकी सेवा करोगी। अभी तुम कम उम्र की हो, सेवा का मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी तुम्हें ये सारे मतलब समझ आ जाएंगे। मैं बिना देर किए बोली थी कि मुझे प्लीज़ डिटेल से सारी बात समझा दो, और फिर जो उसने मुझे बात बताई वो सुनकर तो मैं हैरानी रह गई थी। उसने मुझे हर छोटी छोटी बात बता दी थी कि तुम्हारी शारीरिक कंडीशन ख़राब कर दी जाएगी, तुम्हें एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बचेगी, तुम एक भेड़ बकरी बन जाओगी। उसकी बात सुनकर तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मेरी नज़र उन सारी लड़कियों पर गई थी जो बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई थी। मुझे यहाँ नहीं रहना था। मैं इन सारी लड़कियों की तरह बेवकूफ़ और डरपोक नहीं थी। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, भले ही मेरी उम्र 12 साल की थी। मेरे पिता ने मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी की थी कि मैं अपने हक के लिए लड़ना जानती थी, लेकिन मुझे बहुत ही चालाकी से अपना काम बनाना था। अगर मैं यहाँ पर समझदारी दिखाकर अपना काम बना लेती तो बेवजह ही फंस सकती थी, इसलिए मैंने लड़ना ठीक नहीं समझा था और अब खामोशी से हर तरफ नज़र दौड़ाने लगी थी। मुझे यहाँ से अब कुछ भी करके भागना था, इस जेल से निकलना था। मैं गलत अनाथ आश्रम में आ गई थी और मैं यहाँ पर रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। फिलहाल मैंने उनके दिए हुए साफ सुथरे कपड़े पहन लिए थे और घुटन का बहाना करते हुए अनाथ आश्रम के मेन दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी और ठंडी हवा लेने लगी थी, लेकिन मेरी नज़रें लॉन पर ही थी। उस दिन जब मैं खिड़की से लॉन की तरफ देख रही थी, मैंने गेट के पिछले हिस्से की तरफ देखा था। मुझे अब वहीं पर किसी भी तरह से पहुंचना था। मैंने गार्ड की तरफ देखा था,
वो ऊँघ रहा था। यकीनन रात भर ड्यूटी देने के बाद उसको अब नींद आ रही थी। मैं बहुत खामोशी से दबे पाँव उस हिस्से से निकलकर पिछले हिस्से की तरफ आ गई थी और बिना पीछे देखे इस गेट तक पहुंच चुकी थी, मगर गेट पर ताला लगा हुआ था। मैंने सर उठाकर देखा तो गेट ज़्यादा ऊंचा तो नहीं था, बस मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी थी। मैं गेट पर चढ़कर दीवार पर बैठ गई थी और अब मुझे नीचे ज़मीन पर कूदना था। मैं यहाँ से आज़ाद हो सकती थी। मैंने पलटकर एक नज़र इस अनाथ आश्रम पर डाली थी और बिना कुछ कहे ही मैं बाहर को कूद गई थी। मेरे हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे जब अचानक मुझे अपने पीछे से उस गार्ड की आवाज़ आई थी कि वहाँ से कोई भागा है, और मैं बिना दूसरी तरफ नज़र डाले पागलों की तरह रोड पर भागना शुरू हो गई थी। मेरे पाँव में चप्पल नहीं थी। मैं भागते भागते मेन रोड की तरफ आ गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अब चलते चलते इंडस्ट्री वाले इलाके में आ गई थी। वहाँ पर कई तरह की फैक्ट्रियाँ मौजूद थी। न चाहते हुए भी मैं एक फैक्ट्री में दाखिल हो गई थी, लेकिन मुझे एक चौकीदार ने रोक लिया था। मैं रोते हुए उसके सामने अपनी तकलीफ जाहिर करने लगी थी। उसको बताने लगी थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे माता पिता मर चुके हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मुझे काम चाहिए। ये जगह अगर काम की थी तो मैं यहाँ पर काम कर सकती थी। उसने मेरी तकलीफ सुनकर सीधा सुपरवाइजर से बात की थी और ऊपर वाले की कृपा ऐसी हुई थी कि मुझे पैकिंग डिपार्टमेंट में काम मिल गया था। मुझे वहाँ बैठकर कपड़े पैक करने थे। रहने के लिए एक औरत के साथ मुझे कॉरिडोर दे दिया गया था। इतनी कम उम्र की लड़कियों को काम नहीं मिलता और ना ही रहने की जगह मिलती है। मगर मेरी तकलीफ और मेरी बात करने के अंदाज से वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। समय अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था। मुझे यहाँ काम करते हुए धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया था। अनाथ आश्रम के लोग मुझे ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आए थे। शायद उन्होंने मुझे ढूंढा होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं यहाँ इस फैक्ट्री में हूँ। आज भी रोज़ के जैसा ही दिन था। आज सब लोग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। जब मुझे सुपरवाइज़र ने बताया था कि आज मैनेजर साहब आएंगे, उनके सामने सबको अच्छे से बर्ताव करना है। मेरी ज़िंदगी मेरे माता पिता के अंतिम संस्कार से शुरू हुई थी और अब एक फैक्ट्री में आकर थम गई थी। मैं अपना ही काम कर रही थी जब शोर मचा था कि मैनेजर साहब आ गए हैं। मुझे उनके आने से कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। बस मैं खामोशी से अपना काम कर रही थी जब कुछ देर के बाद वो आदमी मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया था। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वो अचानक मेरा बाजू थाम कर बोला, बेटा, तुम्हारा ये कान कैसे कट गया? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा था। मेरे कान पर एक कटने का निशान था। मैं धीमी आवाज़ में बोली कि ये निशान तो मेरे जन्म से ऐसा ही है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तो कुछ नहीं बोल पाए थे और फिर मुझे देखते हुए बोले कि बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मैं उनकी इस हरकत पर हैरान रह गई थी। वो आदमी मुझे लेकर सीधा अस्पताल ले आया था और फिर मेरा डीएनए टेस्ट करवाने लगा था। वो जैसा कर रहे थे मैं खामोशी से देख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था, मगर वो मुझे खामोश करवा चुके थे। रिपोर्ट 1.5 घंटे के बाद आई थी। इस दौरान हम बेंच पर एक दूसरे से थोड़े फासले पर बैठे हुए थे। वो क्या कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन कंपनी के मैनेजर थे, इसलिए मैं उनको बहुत देर से ऐसे ही देखती रही थी। कुछ लम्हे के बाद एक इंसान ने आकर रिपोर्ट दे दी थी और फिर इस रिपोर्ट को पढ़कर जो हाल उस आदमी का हुआ था, मैं हैरान रह गई थी। वो फौरन हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे थे और फूट फूट कर रोने लगे थे और फिर अचानक खड़े होकर मुझे गले से लगा लिया था। कभी मेरा माथा चूमने लगे थे, कभी मेरा हाथ अपने हाथ में ले रहे थे। उनकी हालत देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वो रोते हुए बोले, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी जिसकी तलाश मैंने हर जगह कर ली। मेरी जान आधी हो गई थी और तुम मुझे मेरी ही फैक्ट्री में काम करते हुए मिली। मुझे नहीं पता था कि तुम वहां पर काम कर रही हो। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। भगवान, तूने ये सब कैसे कर दिखाया? मेरी तरफ ये देखकर वो कहते ही फूट फूट कर रोने लगे थे और फिर जो हकीकत उन्होंने मुझे बताई थी वो सुनकर मैं हैरानी रह गई थी। वो कहने लगे कि प्रताप जी, मतलब कि तुम्हारे पिता, मेरे घर में नौकरी किया करते थे। हम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। तुम्हारे पिता के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और यही हाल मेरा था, मगर ऊपर वाले का चमत्कार हुआ और मेरे घर ऊपर वाले ने एक बेटी दे दी थी। तुम 2 दिन तक हमारे साथ रही थी और फिर प्रताप तुम्हें लेकर चला गया था। वो कहाँ गया था मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने तुम्हें और प्रताप को हर तरफ तलाश किया था।
मैं तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भगवान का चमत्कार कैसे हो सकता है। 12 साल बाद मुझे मेरी औलाद मिली है। उनकी बात सुनकर मैंने पापा के बारे में उनको सब कुछ बातें बताई थी कि पापा की मौत हो गई है, वो दुनिया में नहीं रहे। मेरी बात सुनकर वो काफ़ी अफसोसमंद हो गए थे, लेकिन वो मेरे मिलने पर इतना खुश थे कि मेरा हाल तक पूछना गवारा नहीं किया था। वो मुझे लेकर अपने घर आ गए थे और जब मैंने अपनी सगी माँ को देखा तो मैं हैरान रह गई थी। मैं हूबहू उनकी जैसी ही थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो मेरे ही माता पिता थे। वो औरत भी मुझे गले लगाकर खूब रो रही थी और कह रही थी कि इतने सालों के बाद मुझे अपनी बेटी मिल गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान मेरी जिंदगी ऐसे भी बदल सकता था। मैनेजर साहब मेरे पिता निकल आएंगे, ये तो मेरी सोच में भी नहीं आया था। मैंने उनको अनाथ आश्रम वाली पूरी कहानी बताई थी, तो उन्होंने फौरन ही उसके खिलाफ एक्शन लिया था और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पता चला था कि सारी लड़कियों को वहां से छुड़वा दिया गया है और इस अनाथ आश्रम को बंद कर दिया गया है। मैं अपने माता पिता के साथ अब खुश हूँ। भगवान मुझ पर इस तरह मेहरबान हो जाएगा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक सबक सीखा है। इंसान क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, सिर्फ ये सब ऊपर वाला जानता है। आपकी जिंदगी में कब कौन सा चमत्कार हो जाए, आपको भी इस बारे में पता नहीं होता। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और वो लोगों की मदद करना कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।